नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की विभिन्न योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। तो ये सब योजनाएं हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और हम इसको बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ साथ 25 वर्ष अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, जिनके यहाँ हमारे तुलना में खनिज संपदा, अन्य संपदाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारा राज्य कई मामलों में बहुत आगे निकल गया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी एक विशिष्ट पहचान आज देश के अंदर बन रही है और देश की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में हमारे प्रदेश का शानदार प्रदर्शन इस बात को पुष्ट करता है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो हमारी सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा है, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में। ये स्थान हमने प्राप्त करके ये साबित किया है कि उत्तराखंड अब निवेश और नवाचार के क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम किया है। अपनी रोजगार देने के मामले में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित करता है। भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जो संसाधनों के पारदर्शी और सक्षम प्रबंधन का एक प्रमाण है। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा राज्य तेज, सुविधाजनक और बेहतर संपर्क व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के लिए मिला पुरस्कार उत्तराखंड की पारदर्शी निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था को भी, उसकी प्रतिष्ठा को भी साबित करता है कि हम हर क्षेत्र में मेहनत से काम कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को भी टॉप अचीवर श्रेणी में देश में पुरस्कृत किया गया। अभी हाल ही में जो है उद्योग मंत्रालय ने ये दर्शाता है कि निवेशकों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी उत्तराखंड देश में सर्वोत्तम है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हर्सिल, सूफी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to 8 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। साथ ही वर्ष 2024 में मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं भी, मैंने बहुत संक्षिप्त में आप सबके सामने रखा है। यानी कि उत्तराखंड अब कई मामलों में देश के लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने बीजेपी पर समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है, जबकि वो हमेशा सद्भाव और इंसानियत के पक्ष में रहे हैं। मैं इंसानों के पक्ष में हूं
और भाजपा इंसानों को बांटती है। और जिस तरीके से मुझको चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है श्री धामी जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं, और उन्होंने भी वही टोपियां पहन रखी हैं और वही वस्त्र अंगवस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है, तो हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? सत्यता यह है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और आज उन्होंने, यदि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया है? अल्पसंख्यकों के लिए अलग विभाग आज भी है, पहले भी था, योजनाएं पहले भी बन रही थी। और सत्यता यह है कि भाजपा की योजनाओं से, जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, वो योजनाएं किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ जाती है। तो आप यदि करें तो ठीक है, और दूसरा कोई जो है सामाजिक सद्भाव की बात करे तो तुष्टीकरण, वाह भाई भाजपा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नैनीताल से भाजपा सांसद अजय भट्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता करण माहरा ने कहा कि जय श्री राम के नारे से अयोग्य लोग भी सत्ता में पहुंच गए। मनरेगा जैसे गंभीर मुद्दे पर ऐसा बयान शर्मनाक है। नहीं, वो कुछ बातों में सही हैं अजय भट्ट जी, क्योंकि उनके जैसे लोग, कई ऐसे लोग जो प्रधान नहीं बन सकते थे, जय श्री राम के नारे के बाद MP, MLA और मंत्री बन गए। तो ये बात तो सही है, लेकिन अयोग्य लोगों को भी जो आगे पहुंच रहे, राम जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने नाम का प्रताप उन्हीं को दें जो योग्य हों। अयोग्य लोग ऐसे सदन तक ना पहुँचे। और उत्तराखंड के 5 सांसदों में से एक ही बोला मनरेगा पे, और वो भी ये बोला जो आपने बताया है, शर्मनाक है। और उत्तराखंड को फिर, क्योंकि भट्ट जी अपने ऐसे बयानों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था उत्तराखंड का जो पंडित है बिना मांस और दारू के जो है पूजा नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने गंगलौड़ की बात कही थी सदन में कि गंगलौड़ घिसो और जो है सांप का काटा हुआ जहर गायब हो जाएगा। और आज उन्होंने फिर ये कह दिया कि जी राम राम का नाम लो सब कुछ हो जाएगा। भाई कोरोना आया था, घंटी शंख राम सभी कहा था, लेकिन लास्ट में वैक्सीन नहीं लगी थी। तो ये बात याद बीजेपी के सांसदों को रहनी चाहिए। पुरोला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान COP30 की भारतीय प्रतिनिधि दिव्या ज्योति बिजलवान ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंता जताई। बता दें कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बिगड़ता पर्यावरण पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पर्यावरण संरक्षण को सरकार के साथ समाज और मीडिया की साझा जिम्मेदारी बताया। मुझे भी इस बात की चिंता है कि जो उत्तराखंड जैसे एक छोटा सा राज्य है और पहाड़ी राज्य है, अगर यहाँ का IQ लेवल जो है ख़राब हो जाएगा तो हमारे आने वाला भविष्य जो है चिंता का विषय है। तब आने जैसे आपके मेरठ हो गया, आपके UP का क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, अन्य राज्य हो गया, तो वहाँ तो फिर तब रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग सारे लोग, उसका कारण ये भी है जैसे प्लेन एरिया में ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो है वातावरण ख़राब हो रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो है देहरादून जैसे हल्द्वानी इधर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने जो है घर बनाना शुरू किया, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, डेमोक्रेटिक चेंजेस जो तमाम चीज़ें हो रही। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जो है अभी जो हमारी सरकार ने एक प्रभावी जो है वो कानून बनाया है, उसको जो है और अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए फील्ड में, जिससे कि लोगों की जो है भाई एक तो ये भीड़ भाड़, अननेसेसरी भीड़ भाड़ ना हो। दूसरी चीज़ है यहाँ के हम लोगों की सबकी सहभाग एक हमारा अधिकार समझ लो, क्योंकि हम जब तक हम इस उत्तराखंड के बारे में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। चाहे इन्वायरमेंटल जो जंगलों में आग लग रही है, तमाम चीज़ें अननेसेसरी कूड़ा करकट न भी कहीं
छोड़े, इन तमाम चीज़ों पे हम सब लोगों को जो है चाहिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, सिर्फ मीडिया आप एक प्रोफेशन है, लेकिन इफ़ हम वी आर टॉकिंग अबाउट टू ह्यूमन बीइंग लाइफ, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी आती है कि आपके परिवार में भी समस्या हो सकती है, हमारे परिवार में भी समस्या होती है। तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वातावरण को स्वच्छ बनाने में हम अपनी सहभागिता दें। देहरादून में बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो ने राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी हैं। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत को लव जिहाद और जिहाद शरणम गच्छामि जैसे शब्दों के साथ दिखाया गया है, जबकि सीएम धामी को बुलडोजर एक्शन से जोड़ा गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप मढ़ा। हिंदुस्तान के पश्चात कांग्रेस की हमेशा इस देश में तुष्टीकरण की नीति रही है और तुष्टीकरण की नीति के कारण से उनके नेताओं के बयान भी हमेशा तुष्टीकरण के जैसे ही रहते हैं। इसलिए हरीश रावत जी ने भी कई बार इस प्रकार के जो बयान दिए हैं, उसके कारण से कोई एक वीडियो आया है और ये वीडियो कोई असत्य भी नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा केवल एक वर्ग विशेष के प्रति रही है और उसी के कारण से उसको बढ़ावा देने का काम करती है। जबकि उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन के लोग हम मानने वाले हैं, यहाँ से संपूर्ण विश्व में सनातन की विजय पताका फहराई हुई है, उसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो इस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड में एक वर्ग विशेष को लेकर के आप बातें करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी कहने की प्रश्न चिन्ह लगेगा। देहरादून में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा में किए गए बदलाव सिर्फ नाम तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के प्रावधानों में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जो आने वाले समय में गरीबों, मजदूर वर्ग और रोजगार और अधिकारों पर गंभीर असर डाल सकते हैं। कि ये केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं, नाम बदला ये बहुत दुखद है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसके आगे जो आपने प्रोविजन, जो प्रावधानों में परिवर्तन किया है, 1 साल 2 साल के बाद जब राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएंगे तो इस योजना का जयराम जी हो जाएगा। बिना किसी राज्य से कंसल्ट किए, बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए, जिस तरह से ये योजना लागू की गई है, इससे आने वाले दिनों में गरीब आदमी जो मजदूरी करता था मनरेगा के तहत, उनके रोजगार छिन जाएंगे। ये सरकार की पैसा बचाओ योजना है। पहले गारंटी थी, अब गारंटी नहीं रहेगी। अभी तक का पिछला इतिहास मोदी सरकार और उनकी राज्यों की सरकार का बहुत खराब रहा है। दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी योजना जिसको पूरे विश्व ने सराहा, आज उसको आपने अंतिम सांसों की तरफ पहुंचा दिया। खटीमा में बढ़ते नशीले पदार्थों को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई ने पुलिस को ज्ञापन दिया। बता दें कि उन्होंने नशे के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई करने, संभावित अड्डों पर गश्त बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान में तेजी की मांग उठाई। विधायक ने बताया कि कांग्रेस के क्षेत्र में रोकथाम और अपराध नियंत्रण के लगातार प्रयास जारी रखेगी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी अनुसंगठित संगठनों के साथ मिलकर खटीमा थाने में, खटीमा कोतवाली में, झनकैया थाने में, उसके अलावा सभी चौकियों में, चकरपुर, लोहियाहेट, झनकर, 17 मील, हमारे साथियों ने अलग अलग ग्रुपों में जो है ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि आज जो नशा तेजी से बढ़ रहा है और खासकर स्मैक का नशा जो एक पीढ़ी को घुन लगा रहा है, पीढ़ी खत्म हो रही है और वो पीढ़ी स्मैक के नशे में इस हद तक संलिप्त हो जा रही है कि वो अपराध की दुनिया में कदम रख दे रही है। आज अगर आप देखेंगे चोरी की, डकैती की, लूट की और हत्याएं की जो घटनाएं प्रकाश में आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं स्मैक के नशे के जो आदी लोग हैं उनको वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग करी कि स्मैक के नशे को बंद कराने के लिए, इस नशे को बंद कराने के लिए युद्ध स्तर पर जो है पुलिस कार्रवाई करे और जो भी इस स्मैक के नशे को बेच रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी बच सके और समाज में जो है अपराध पर अंकुश लग सके।
हरिद्वार जिला कोर्ट में जिला बार संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। अध्यक्ष और सचिव पद पर 4 अधिवक्ता चुनावी मैदान में हैं, जबकि 7 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 11 उम्मीदवार हैं। मतदान के बाद देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। वहीं अधिवक्ता तस्लीम मलिक ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों में मेला प्रशासन जुट गया है। इस बार गंगा किनारे 3 नए ग्रीन घाट बनाने की योजना है। नमामि गंगे की दिल्ली से आई टीम ने मेला प्रशासन के साथ बैठक कर स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान निदेशक धीरज जोशी ने प्रस्तावों पर चर्चा की पुष्टि की। वहीं उप मेला अधिकारी ने ग्रीन घाट निर्माण की जानकारी दी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं, तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था, जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भेजा गया था, उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा एसटीपी जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज पर कैपेसिटी, उसको लेकर था। और कुंभ में जो हमारे अस्थायी कैंपिंग टेंट सिटी बनती है, तो उसमें भी हम लोग इस बार एसटीपी प्रपोज कर रहे हैं, तो उसको लेके प्रेजेंटेशन था। और अभी हम लोग, क्योंकि यूपी इरिगेशन के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन घाट का कॉन्सेप्ट है, तो उनके द्वारा उसमें भी रुचि व्यक्त की गई है, तो हम लोगों ने उनका इंस्पेक्शन भी कराया गया है और उनको प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। तो अगर तो प्लान ये है कि जो हमारे जो घाट है, जो वीआईपी घाट के जो एरिया है और हमारे सीसीआर घाट के जो एरिया है, उसको ग्रीन घाट के रूप में हम लोग विकसित करें। ऐसा पहली बार होगा कि ग्रीन घाट दिखाई देंगे गंगा घाटों में? देश में शायद पहली बार ऐसा होगा। जी, पूर्व में भी बन चुके हैं, उनके द्वारा एमसीजी द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी कई जगह पे ऐसे घाट बने हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर एक जो वो बनना था आपका, क्या नाम, सीसीआर नया, उस पर हेलीपैड भी बनना था, उसकी परमिशन मिल गई? जी, परमिशन ऑलरेडी हम लोगों ने एस्टिमेट बना के शासन को भेज दिया है। यूकाडा द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया था, उनकी रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो गई है। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम लोगों ने इंक्लूड करके शासन को हम लोग। तो कब से काम शुरू होगा? देखिए, जैसे हम लोग को स्वीकृति मिलेगी हम लोग टेंडर कर देंगे। स्वीकृति तो यहाँ पे जो कुंभ की जो प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग समीक्षा करी और मेलाधिकारी मैडम से भी इस विषय में चर्चा हुई है और सुबह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी रखी थी जो मेलाधिकारी इनकी मैडम की अध्यक्षता में हुई और डिफरेंट प्रपोजल्स की हमने समीक्षा करी है और ये प्रपोजल फर्दर जो भी है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजे जाएंगे और जो भी होगा फिर फर्दर वहाँ पे इनकी गहन समीक्षा की जाएगी। पहली बार ग्रीन घाट को लेकर पहल की जा रही है, तो एक तरह से माने कि हरिद्वार का जो अर्धकुंभ होगा वो कहीं ना कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत तरह से। हाँ, मतलब इसकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं और कुछ NIO ने उसमें पहल भी करी है और भी जगह इसके कुछ ग्रीन घाट से रिलेटेड कुछ काम हो चुके हैं देश में, तो इसमें ये एक अच्छा संदेश जाएगा कि इस तरह से ग्रीन घाट बने, कुछ एक पायलट टाइप से वी आर प्लानिंग टू टेक अप। कितने घाट बनाने का प्लान है अभी दैट इज अंडर कंसिडरेशन, उसकी समीक्षा की स्टेटमेंट प्लान को लेकर जो है यहाँ पर बता रहा हूँ कि सारे प्रपोजल थे वो आज डिस्कशन में गए थे, उसके बाद इनकी गहन समीक्षा की जाएगी NNCG में एंड लेट्स डिस्कस ऑन दैट। खटीमा में पुलिस ने आदर्श कॉलोनी में बंद घरों की चोरी का खुलासा किया है। 24 वर्षीय युवक को चोरी के आभूषण, 2.25 लाख रुपए की नकदी, 315 बोर का तमंचा और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने चोरी का कारण जुए के लिए उधार चुकाना बताया। पुलिस ने उसे चोरी और शस्त्र अधिनियम में जेल भेजा और जनता को सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की। ये हमारे कप्तान साहब के निर्देशन में, SSP साहब के निर्देशन में हमारे यहाँ CO खटीमा साहब हैं और हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और इनकी पूरी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो कुछ महीने पहले काफ़ी चोरियाँ यहाँ पे हुई थी, 2-3 चोरियाँ, तो उसमें हमारी टीम लगातार इसमें सुराग रस्सी पता रस्सी करके दबिश दे रही थी। तो कल हमें सफलता मिली है एक चोर को गिरफ्तार करने में और उससे अभी तक हमें अपनी जो 2 चोरियों का पता चल गया है, जो एक 8वें महीने में हुई थी इस साल और एक 11वें महीने पिछले महीने हुई है। तो वो 2 चोरियों का पता चल गया है कि वो उसी ने करी थी, उसने कबूल भी कर लिया है और बाकी हमें ऐसे साक्ष्य और भी मिले हैं जिससे पता चल गया है, कंफर्म हो गया है कि वो उसी ने चोरी करी है और इससे कुछ रिकवरी भी हुई है, पैसे की रिकवरी भी हुई है और तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं इससे।
तो ये हमारी कोतवाली की अच्छी एक सफलता है। खटीमा उधम सिंह नगर में 12 दिसंबर की रात बस अड्डे के पास हुए झगड़े में तुषार शर्मा की मौत हो गई, जबकि सलमान और अभय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त हाशिम, गुफरान, समीर और मोहम्मद सद्दीक उर्फ पप्पू चायवाला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने नशे पर सख्त कार्रवाई और अभियुक्तों की संपत्ति की जांच की भी बात कही। ये घटना के बाद से ही हमारी टीम सभी अभियुक्तों के दबिश में काम कर रही थी। एक को पहले ही दिन पकड़ लिया था, बाकी 2 को बाद में पकड़ा गया था। और ये कल एक और मुलजिम जो पप्पू चाय वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपराध में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब इसने भी उसमें सहयोग किया था। और कितने लोग बचे हैं सर इसमें जो नामजद हैं? इसमें अभी नामजद में 1 बचा है और बाकी तहकीक जो वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं, कुछ और भी अगर प्रकाश में आ सकते हैं लोग। सर नशे को लेकर और अधिगम को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही थी, उस पर क्या अपडेट चल रही है, आगे क्या कार्रवाई? नशे को लेकर ड्रग्स की जो एक्सपर्ट हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है और उनके साथ पुलिस टीम भी लगी हुई है। और ऐसे जो ड्रग्स का काम करते हैं मेडिकल स्टोर की आड़ पे, उन पे कार्रवाई चल रही है। बाकी पुलिस रूटीन में जो ड्रग्स हैं, अफीम, चरस, स्मैक के तस्कर हैं, उन पे तो अपनी कार्रवाई, धरपकड़ की कार्रवाई अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से कर ही रही है। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।